आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए। इससे कई प्रश्न आते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ बेसिक पॉइंट्स को। ठीक है, भारतीय संविधान में हमें पढ़ना पड़ता है भाग के बारे में, अनुसूचियों के बारे में और अनुच्छेद के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें यह ध्यान देना है हमें कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स को ही लेके चलना है, क्योंकि ज़्यादा डीपली गया तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसीलिए जो मेन टॉपिक है वहाँ से शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है वह भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 151 के मध्य आता है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ से कहाँ आता है, क्योंकि इसमें संघ टॉपिक आता है। और संघ टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, देखते हैं। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151, इसमें हमें राष्ट्रपति पढ़ना रहता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और हमारे देश का जो संसद है। और संसद के 2 अभिन्न अंग हैं, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमें पढ़ना क्या है, भाग 5 में राष्ट्रपति को पहले हमें पढ़ना है। ठीक है, और राष्ट्रपति यानी कि संघ की जो कार्यपालिका है, ठीक है, संघ की जो कार्यपालिका है वो हमें पढ़ना है 52 से लेकर 78, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर 178 तक इसमें संघ की कार्यपालिका आती है। ठीक है, और इस संघ की कार्यपालिका यानी कि 52 से 78 में कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद आ जाएंगे और महान्यायवादी। ठीक है, क्योंकि 78 के बाद फिर हम संसद वाला पढ़ने लगेंगे, संसद या फिर न्यायपालिका, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले 52 से 151 के मध्य भी कौन सा, अनुच्छेद 52 से 78 के मध्य, यानी संघ की जो कार्यपालिका है, मेन कार्यपालिका है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये पढ़ना है। और इसमें से भी सबसे पहले हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति में हम देखते हैं सबसे पहले कि भारतीय संविधान में सबसे पहले राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख कहाँ है, ये किन किन अनुच्छेदों में है। ठीक है, क्योंकि भाग हमें पता है कि राष्ट्रपति जो है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, भाग कितने में, भाग 5 में है ये। और अनुच्छेद देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें संघ की कार्यपालिका पढ़ना है तो 52 से लेकर 78 तक पढ़ना है, इसमें पूरा संघ का कार्यपालिका आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम सबसे पहले कि राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुउपयोगी है। जैसे देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 52 में देख रहे हैं, 52 से 78 पढ़ना है हमें, है ना। अनुच्छेद 52 में सबसे पहली बार पद का जिक्र है कि भाई राष्ट्रपति नामक एक पद होगा, एक पद का मतलब सृजन किया गया जो कि इस देश का राष्ट्रपति होगा या राष्ट्राध्यक्ष होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 में जो है बताया गया है कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा उसकी कार्य और शक्तियां क्या क्या होंगी। ठीक है, अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा होगा। ठीक है, यानी इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग ले सकते हैं, क्या जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी या अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाएगी, वो देखा जाएगा इसमें। और 55 में हम देखेंगे कि निर्वाचन की रीति क्या है, मतलब क्या प्रोसेस है। जैसे देखते हैं हम लोग पंचायती राज चुनाव में क्या देखते हैं, कोई मुखिया खड़ा हुआ, सरपंच खड़ा हुआ, वार्ड सदस्य खड़ा हुआ, है ना, बैलेट पेपर जैसा रहता है, बैलेट बॉक्स रहता है, जाते हैं हम, उसके नाम के आगे एक चुनाव चिन्ह रहता है, वहाँ पर हम ऑप्शन क्लिक करते हैं, हमारा वोट उन्हें पड़ गया। लेकिन इनका रीति कैसा है, इनके निर्वाचन का क्या रीति है, क्या विधि है इनका निर्वाचन करने का,
इसके बाद देखिए कह रहा है 56 में पदावधि के बारे में, यानी राष्ट्रपति का पदावधि यानी कार्यकाल कितने समय तक का रहेगा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 57 में, क्या भारत देश में कोई भी राष्ट्रपति एक से ज़्यादा बार चुना जा सकता है, तो क्या प्रोसेस है ये देखा जाएगा इसमें। और फिर कह रहा है अनुच्छेद 58 यानी कि योग्यता, एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है अनुच्छेद 59 जिसमें कह रहा है राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 60 यानी कि राष्ट्रपति का शपथ। अब देश के इतने बड़े पद पर विराजमान हो रहे हैं और यह देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर संवैधानिक प्रक्रिया चलती है सारी चीज़ें, तो राष्ट्रपति अगर उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं तो उनका शपथ कौन करवाएगा ये देखेंगे हम। और उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 61 यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, वो ऐसी क्या गलती कर देंगे जिसके कारण उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है ना। कई बच्चे कहते हैं कि आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं, अनुच्छेद याद नहीं होता है, क्या करें। तो एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको सही लगे तो आप ये पढ़ सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप उसे याद रख सकते हैं। छोटा सा एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम। पकानी यानी कि प से पद, क से कार्य एवं शक्ति, नी से निर्वाचन, कोका यानी कोटा यानी रीति, उनके निर्वाचन का रीति, का यानी कार्यकाल यानी पदावधि कितने समय का, दुयो दो से दोबारा नियुक्ति क्या पुनर्निर्वाचन हो सकता है, यो से योग्यता, और दशम में दशाएं यानी शर्तें, सौ से शपथ और मौ से महाभियोग। एक छोटा सा ट्रिक है, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, काफी यूजफुल है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है। कहा गया राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 में पद का चर्चा किया गया और कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रधान होगा। ठीक है, जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। तो देश, पहले ही बताया मैंने कि ये हमारा जो देश है वो संवैधानिक प्रक्रियाओं से चलता है, संवैधानिक नियम कायदे कानून से चलता है। ये पहले के ज़माना की तरह राजतंत्र नहीं है कि एक राजा होता था, निरंकुश होता था, जो है वही है, ऐसा नहीं है। अब हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। और इस लोकतांत्रिक देश में हमने एक गरिमावान पद का सृजन किया जिसका नाम है राष्ट्रपति, और वह देश का क्या होगा, संवैधानिक प्रधान होगा, और वही भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाएगा। ये आर्टिकल 52 में उल्लेखित है। आगे देखते हैं 53 में क्या है। 53 में कहा गया, अनुच्छेद 53 में, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, वे ही कार्यपालिका के प्रमुख और प्रधान होंगे। ठीक है, कह रहा है यह नाम मात्र कार्यपालिका शक्ति के प्रधान है। क्यों भाई, नाम मात्र क्यों है कार्यपालिका शक्ति के प्रधान, देखते हैं। कह रहा है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। सही बात है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए एक सरकार का चुनाव करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली है, जनता तो प्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर शासन करने के लिए गवर्नमेंट का चुनाव करती है, सांसदों को चुनती है। सांसद जो है अपने एक लीडर को चुनते हैं जो देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यानी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जनता के प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है। ठीक है, अगर एग्जाम में आए कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन है तो प्रधानमंत्री, या कार्यपालिका का प्रमुख या प्रधान कौन है तब राष्ट्रपति, लेकिन जब वास्तविक पूछ दे तो प्रधानमंत्री। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 54 में कह रहा है कि निर्वाचन मंडल की बात। ठीक है, कह रहा है भाग कौन कौन ले सकते हैं इनके निर्वाचन मंडल में। ठीक है, ये भी देखते हैं। तो अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और देश के जितने भी राज्य हैं वे सारे राज्यों के विधानसभा, ध्यान में रखना है, राज्यों के विधानसभा की बात की जा रही है, विधान परिषद की बात नहीं की जा रही है। ठीक है,
और कह रहा है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आपको कि इन सभी में केवल निर्वाचित सदस्य यानी मनोनीत नहीं, यानी जिन्हें जनता ने चुना है वैसे सदस्य ही निर्वाचन मंडल में भाग ले सकते हैं। यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो अब भाई दिल्ली और पुडुचेरी ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा क्यों कि देश में 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों को ये हक दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। भाई इसके लिए पॉपुलेशन एक मायने रखता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा कि वहाँ पर विधानसभा इलेक्शन होना चाहिए। जैसे दिल्ली में देखिए विधानसभा इलेक्शन होता है, पुडुचेरी में भी विधानसभा इलेक्शन होता है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर अब तो जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ भी बातें चल रही हैं कि विधानसभा चुनाव होगा। मेरे प्यारे दोस्तों होगा, लेकिन अभी ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आया है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में भाग लें। इसीलिए देखते हैं, कह रहा है कि संविधान का 70वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी को ही, है ना, यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को ही राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ठीक है भाई, हमें योग्यता, ये हमें पता चल गया कि निर्वाचन मंडल में भाग कौन कौन ले सकता है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा आप लोगों को कि राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने के लिए ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपको कि 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई कोई भी कहेगा हम भी राष्ट्रपति बन जाएंगे, सभी कहेंगे हम भी बनना चाहते हैं, हम भी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सदन में क्या होना चाहिए कि 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। ये ध्यान देना है आप लोगों को। तो ये 54 में कहा गया है कि सभी निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, है ना, या दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के हो, ये सारे, ये विधानसभा यानी कि भारत में जो राज्य हैं, जितने राज्य हैं, इन सभी राज्यों के विधानसभा की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में कहा गया है निर्वाचन की रीति, यानी निर्वाचन का क्या विधि होना चाहिए, क्या रीति होना चाहिए, किस प्रकार राष्ट्रपति को चुना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कई बार हम किताबों में देखते हैं कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति या एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके अलावा हम ये वर्ड भी काफी बार देखते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और गुप्त मतदान। ठीक है, तो इन वर्ड्स को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और राष्ट्रपति के निर्वाचन में इनकी क्या भूमिका है। देखते हैं इसे। सबसे पहले देखते हैं कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, अब भाई इस देश में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ संसद ही उन्हें चुन ले, क्योंकि राज्यों का भी हक है भाई, राज्य भी चुनेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सभी का प्रतिनिधित्व चाहिए। तो आम जनता तो डायरेक्ट जाएगी नहीं प्रतिनिधित्व करने के लिए, वरना अच्छा सपोज करो कि आम जनता राष्ट्रपति को चुनने लगे, जैसा कि प्रधानमंत्री वाले चुनाव में होता है, जैसे लोकसभा इलेक्शन में होता है कि सांसद लोग खड़े होते हैं और जनता जाती है अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद को चुनती है। अगर ऐसा ही राष्ट्रपति इलेक्शन में हो जाए तो कहीं ना कहीं पावर को लेकर टकराव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कहेगा हम भी जनता का प्रत्यक्ष रूप से जो है उत्तरदायी कर रहे हैं काम, और ये कहेगा हमको भी जनता ने भाई प्रत्यक्ष रूप से चुना है। तो दोनों में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। एक तो ये, और दूसरा कि अगर इतना बड़ा इलेक्शन, एक लोकसभा का इलेक्शन फिर राष्ट्रपति का इलेक्शन, दोनों ही इतने बड़े लेवल पर अगर इलेक्शन होने लगे तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन खर्चीला भी काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ध्यान देना है कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होगा कि संघ यानी देश में जो संसद है और उस संसद में जो सांसद लोग हैं, ठीक है, और राज्य में जो विधानसभा है और विधानसभा में जो विधायक लोग हैं, ये सभी लोग वोट करेंगे। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि सांसद लोग तो देश में 776 ही है,
यानी कि लोकसभा से मान लीजिए 543 और राज्यसभा से 233, लेकिन इस देश में विधायकों की संख्या तो काफी ज्यादा है। तो भाई कैसे होगा समान अनुपात में वोटिंग? इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है। कह रहा है कि एक विधायक का मत जो है उस राज्य की कुल जनसंख्या, यानी जिस राज्य से वो विधायक प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो भाई उस राज्य की कुल जनसंख्या, अगर मान लीजिए सिर्फ जनसंख्या ही ले लें तो जनसंख्या तो भाई करोड़ों में है यहाँ। और फिर कह रहा है कि कुछ निर्वाचित सदस्य, यानी वहां पर जो निर्वाचित हुए हैं, ऐसे में तो वोटिंग आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा। इसीलिए यहां पर दे दिया गया है गुना 1/1000। इसके बाद जो वोट वैल्यू आएगा, इसके बाद जो वोट वैल्यू आएगा वो, और एक संसद का मत बराबर कुल विधायकों का मत मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बराबर वोट वैल्यू जो आएगा, ये दोनों लगभग बराबर माने जाते हैं। ठीक है, ज्यादा का अंतर नहीं रहता इनमें, बराबर माने जाते हैं। इसीलिए एक फॉर्मूला दिया है कि एक विधायक अगर वोट करे तो क्या वोट वैल्यू आएगा, दूसरा यानी एक संसद जो वोट करे उसका वोट वैल्यू क्या आएगा, यानी दोनों बराबर आएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं इसे समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, लगभग कह रहा है ना, समान अनुपात में मत आएगा इन दोनों का। ठीक है, तो ये तो था खैर समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब ये एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय क्या है, देखिए उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए 2017 में एनडीए की सरकार थी, भाजपा शासित प्रदेश था, है ना, और एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था रामनाथ कोविंद जी को, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हमारे देश के। और विपक्ष ने यानी यूपीए गठबंधन ने जो है मीरा कुमार को सेलेक्ट किया था राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। ये मीरा कुमार, खैर इनसे भी कई प्रश्न आते हैं। देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी हैं, और इनका बैकग्राउंड अगर देखिएगा तो इनके पिताजी बाबू जगजीवन राम, हमारे आज़ादी के वक्त श्रम मंत्रालय इन्हीं के कंट्रोल में था। तो खैर इधर देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में लोग प्राथमिकता के आधार पर वोट करते हैं, वरीयता के आधार पे। आपको क्या है, एक बैलेट पेपर मिलेगा, एक ही बैलेट पेपर, और उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसे अपना प्रथम वरीयता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने दिया रामनाथ कोविंद, पहला वरीयता दिया रामनाथ कोविंद को, तो उन्हें अपना दूसरा वरीयता भी दिखाना है कि वो किसे दे रहे हैं, तो दूसरा दिया मीरा कुमार को। तो इस हिसाब से भाई एनडीए की तो गवर्नमेंट थी, काफी अच्छी खासी बहुमत थी इनकी, रामनाथ कोविंद जी को अच्छा खासा वोट मिला, वो राष्ट्रपति भी बने। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान में देना है कि ये प्रोसेस तो होगा ही एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है आपको कि ये फॉर्मूला भी चलना चाहिए, यानी कुल वैध मत का 50% + 1 यानी 51 ये हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये हासिल नहीं होगा तो फिर आप राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसका रूल क्या है, जैसे कह रहा है 100 बाय निर्वाचित सदस्य +1, तो निर्वाचित सदस्य, आखिर राष्ट्रपति निर्वाचित तो एक ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 100 बाय एक निर्वाचित सदस्य, और पहले से +1 दिया हुआ है और +1 दे रखा है इधर, तो हम इसे मान सकते हैं कि 100 बाय 2 है ना, यानी 50 + 1, यानी कि ये कुल वैध मत का 51 लाना ही पड़ेगा, वरना राष्ट्रपति नहीं चुने जा सकते। इसके अलावा एक और कंडीशन देता हूं, सपोज मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हों, ठीक है, और 3 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट ए के पास 45% वोट है, बी कैंडिडेट के पास 35% वोट है, और सी के पास 25 है। ठीक है, तो भाई इनमें से कोई भी जो है 50% प्लस जो है 1 तो हासिल किया नहीं कुल वैध मत, तो क्या होगा, कई बार क्या होता है हमारे देश में, पहले चरण में ही ज्यादातर ये आंकड़ा ले आते हैं, जिसके बाद पहले चरण के बाद दूसरे चरण की गिनती नहीं होती है। लेकिन इतिहास में एक बार ऐसा भी समय आया था जब दूसरे चरण की गिनती की गई थी, मैं आगे बताऊंगा। हालांकि इसे पहले देखते हैं, जब 50% + 1 जो है कुल वैध मत ना आए तब क्या किया जाता है। तो सबसे कम वोट जिसका है, जैसे मान लीजिए सी, तो आखिर सी को भी तो किसी ने प्रथम वरीयता दी होगी, तभी तो 25% आया इसके पास। तो इसको जो सी को जो 25% दिया गया प्रथम वरीयता,
उन्होंने दूसरा और तीसरा वरीयता भी दिया होगा इन दोनों में से किसी एक को। तो मान लेते हैं इसी में 25 में से, ये तो प्रथम वरीयता है और दूसरा वरीयता इसी में से ले लेते हैं कि सी को वोट करने वालों ने बी को जो है सेकंड वरीयता 20% वोट दिया और 5% जो है तीसरे वरीयता के लिए ए को वोट दिया। ठीक है, ये जो अब जो सेकंड काउंट हुआ है, सेकंड इसके वोट का, अब इसे इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद देखिए क्या होता है, ये आया 50, क्या ये 50% प्लस 1 आया? नहीं आया, एक से चूक गया। लेकिन क्या ये आंकड़ा ये हासिल कर गया? बिल्कुल कर गया। इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि बी इलेक्शन जीत जाएगा, क्योंकि ये कुल वैध मत का 50% प्लस 1 लेकर आ गया है। और इतिहास में देश में जो है एक ही बार जो है ऐसा हुआ था वीवी गिरी के समय में, यानी अभी तक में मात्र एक बार ही दूसरे चरण के वोट गिनती की गई है, जिसके बाद जो है हमारे राष्ट्रपति फाइनल हुए थे और वे थे वीवी गिरी जी। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और आप लोगों को ध्यान देना है इससे भी। इसके बाद हम देखते हैं 56 में कह रहा है पदावधि यानी कार्यकाल कितने दिनों का होगा। तो सीधी सी बात है, हमारे देश में पदावधि ऑलमोस्ट 5 ईयर का ही प्लान किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति जब से पद ग्रहण करेगा, ठीक है, उस तिथि से 5 वर्ष तक वह अपने पद पर काबिज रहेंगे। ध्यान देना है। ठीक है, कह रहा है फिर अनुच्छेद 57 में, क्या पुनर्निर्वाचन हो सकता है राष्ट्रपति का, यानी दोबारा नियुक्ति की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, हमारे देश में एक व्यक्ति चाहे जितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि संविधान में इस पर जो है कोई सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए अमेरिका है ना, अमेरिका का क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां पर आप 2 बार से ज्यादा जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। लेकिन इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति 3 बार बना अमेरिका में राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था? इनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, ये भी याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे बिहार राज्य से संबंधित थे और देश के पहले राष्ट्रपति बने, यही एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 बार पूरा किया। ठीक है, यहां से भी छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान देना है। अगला देखते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। योग्यता तो कह रहा है कि वही व्यक्ति जो है भारत देश का राष्ट्रपति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, पहला कंडीशन। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। याद रखना है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, लोकसभा सदस्य होने के योग्य हो, यानी वो लोकसभा चुनाव लड़ने या जीतने के योग्य हो, है ना, तभी वो व्यक्ति योग्य माना जाएगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए। दूसरा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये 4 कुछ मेन पॉइंट हैं जो योग्यता के बारे में बता रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पास ये चारों योग्यताएं होनी चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति उम्मीदवार बन सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं हम 59 में क्या कहा गया। 59 में कहा गया कि भाई राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, त्याग पत्र देना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति उम्मीदवार रहेंगे, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, जैसे कि योग्यता वाले में भी हमने देखा था और शर्त में भी यह बात दिया गया है। इसके अलावा कह रहा है कि उन्हें बिना किराए के एक शासकीय निवास मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, जो राज भवन है, महामहिम का भवन है, वह बिल्कुल ही मुफ्त रहता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। उसके लिए उन्हें कुछ पैड नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को जितनी भी उपलब्धियां मिलेंगी और जितने भी वेतन भत्ते मिलेंगे पदावधि के दौरान, वह कम नहीं किए जाएंगे। ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना। तो ये अनुच्छेद 59 में कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख शर्त है।
अनुच्छेद 60 को देखिए। अनुच्छेद 60 में कह रहा है राष्ट्रपति का शपथ। तो आखिर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? क्योंकि भाई देश के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, देश के संवैधानिक प्रधान हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, ऐसे व्यक्ति को शपथ कौन दिलाएगा? तो इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया है। हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई जो होंगे हमारे देश के, यानी मुख्य न्यायाधीश जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वे राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर किसी कारणवश सीजेआई उपलब्ध नहीं है तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएंगे? ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो पैनल है, इनके बाद जो वरिष्ठतम आएगा न्यायाधीश वो दिलवाएगा शपथ, या ये भी उपलब्ध नहीं है तो इनके बाद जो क्रम के अनुसार इनके बाद जो वरिष्ठतम है वो शपथ दिलवाएंगे। ये क्रम यूं ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, ये हमारा अनुच्छेद 61 है और अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आखिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी उन्हें हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी? महाभियोग, सबसे पहली बात कि महाभियोग लगाया कब जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब वे संविधान का, यानी कि हमारे भारतीय संविधान का उल्लंघन कर दें। ठीक है, उल्लंघन कर दें, तभी इसी कंडीशन में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। और यह ध्यान देना है कि जब भी महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी वे संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे वो राज्यसभा हो, यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में महाभियोग का प्रक्रिया लाया जा सकता है। बशर्ते एक चीज ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना, 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है कि हाँ भाई हम जो है आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लाने जा रहे हैं, ये सूचना उनको मिल जानी चाहिए। इसके बाद जो है सदन के किसी भी, यानी संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। अगर मान लीजिए किसी भी सदन, कह रहा है जिस भी सदन में महाभियोग लगाया गया, फर्स्ट सदन में चाहे जो भी हो, वहां पर जो आरोपों की जांच होगी, यानी संवैधानिक उल्लंघन की जो बात हुई है, इस आरोप की जांच होगी, ये तभी पारित होगा जब सदन में 2/3 सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे, तब जाके ये पारित होगा। इसके बाद ये सदन जो है दूसरे सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को आगे भेजेगा कि लो भाई अब आप भी आरोपों की जांच करो। तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा और अगर आरोप सिद्ध हो जाता है कि हाँ राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये महाभियोग को प्रस्तावित करेगा फिर से। और इस बार क्या होगा, पुनः इन्हें 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना है, तब जाके प्रस्तावित होगा कि हाँ राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है और आरोप जो है ये सिद्ध होते हैं। और जैसे ही आरोप साबित हो गया, महाभियोग साबित हो गया, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना है आपको कि राष्ट्रपति महोदय जो त्याग पत्र देंगे वह त्याग पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। ये ध्यान में रखना है आपको, उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति देश के जो रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उन्हें दिया जाएगा। और यह भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति का पद का रिक्ति 6 महीना से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 6 महीना के अंदर में एक नए राष्ट्रपति को चुन के भेजना ही भेजना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारा अनुच्छेद 61 है जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। खैर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था और आज जो है हमने राष्ट्रपति के बेसिक पॉइंट को डिस्कस किया है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने वो पूरी कोशिश की है जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
अनुच्छेद 52 से 61 तक ये पहला वीडियो है राष्ट्रपति का। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का जिक्र किया जाएगा। उनके पास कार्यपालिका की शक्ति कितनी है, विधायी शक्ति कितनी है, न्यायिक शक्ति कितनी है, क्षमादान की शक्ति कितनी है, वित्तीय शक्ति कितनी है ना, सैन्य शक्ति कितनी है। इन सारे कार्य और शक्तियों पर एक वीडियो आएगा। कुल राष्ट्रपति पर मैं 3 वीडियो लाऊंगा और ये सारे वीडियोस जो हैं, ये तीनों वीडियो राष्ट्रपति पर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके आगामी परीक्षाओं को लेकर, और जो कि आपके तैयारी में काफ़ी आपको मदद करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।